Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a beat. हेलो बच्चोपाड़ी, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है शुभम जगदीश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम लोग कॉमर्स का चैप्टर नंबर 3 आपके लेकर आने जा रहे हैं। ये सारे कॉमर्स के सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसके आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। हर कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में हम आपको 2-2 पार्ट्स लेकर आ रहे हैं पर चैप्टर के। इकोनॉमिक्स में मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिया है और साथ ही साथ कॉमर्स का ये चैप्टर नंबर 3 होने जा रहा है। अकाउंटेंसी के 1 शॉट वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं, आप चल के देख सकते हैं। बाकी पार्ट्स वाले वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप तुमको ये बात समझ में आ रही, तो यहां से एकदम बढ़िया प्रिपरेशन आपकी चालू हो जाएगी। और भाई चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं आपका चैप्टर। लेकिन आपको पहले बात बतानी है, यहां जितना भी मैं पीपीटी पर लिख रहा हूं वो सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर, जो कि आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को। और अगर आपको हमारे साथ लाइव प्रिपेयर करना है स्पार्टन्स जैसे फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंदर, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर दिन 2 घंटे की क्लास होती है और साथ में इसके अंदर 3 स्टडी मटेरियल आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की भी तैयारी करनी है, तो फतेह इज अ कोर्स फॉर यू, इस पे भी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बच्चा पार्टी, ये चैप्टर काफी बड़ा होने वाला है बिकॉज इसके अंदर आपको बहुत सारे पोर्शन कवर करने हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको करने हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, स्वेट इक्विटी क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, देन डिबेंचर्स क्या होते हैं, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। साथ ही साथ फिर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ही पढ़ना है। इसके अंदर आपको पढ़ना है पब्लिक डिपॉजिट क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, ट्रेड क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, फैक्टरिंग, कस्टमर एडवांसेस, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स और बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर तो आपको उनके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू और ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो काफी बड़ा चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं मेरी जान, उसका नाम है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब जिसका पैसा 1 साल के बाद वापस करना होगा। अब हम कंपनी के पास कौन कौन से वो सोर्सेज हैं जिनसे वो पैसा जुगाड़ सकती है, तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं और ये पहला टॉपिक है इक्विटी शेयर्स। अब ये इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं, आओ जरा समझते चलते हैं। इक्विटी शेयर्स जब बात आएगी तो मैं आपको एक बात बताता हूं यार। एक ये कंपनी है, एक सेकंड थोड़ा कलम चेंज कर लिया जाए। जी हाँ, मान लेते हैं ये एक कंपनी है और इस कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो ये अपनी कंपनी मार्केट में शेयर्स को इशू करेगी। शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। ये शेयर्स को इशू करेगी और अगर ये इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है तो इक्विटी शेयर्स को हम लोग रियल ओनर्स बोलते हैं। काय को? बिकॉज इनके पास होती हैं वोटिंग राइट्स। यही डिसाइड करेंगे कि कंपनी कौन चलाने वाला है। तो यहां लिखा है शेयर्स विच कैरी नो प्रेफरेंस राइट ऑन प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। लेकिन एक बात याद रखना, इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू अदर सिक्योरिटीज एंड रीपेड इन द लास्ट। भाई सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में रिस्क है तो वो इक्विटी शेयर्स में है। इक्विटी शेयर्स पे कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता। अब देखना मैंने यहां पे पहले से हाईलाइट कर रखा है, नो प्रेफरेंशियल राइट। इसका मतलब हर शेयर होल्डर्स को ना कंपनी के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स पर उस डिविडेंड पर कोई भी हिस्सा क्लेम करने का हक नहीं होता है। अगर कंपनी देगी तो मिलेगा, अगर कंपनी नहीं देगी तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसके पास नो प्रेफरेंशियल राइट्स होती हैं और ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और इनका पैसा कंपनी अगर बंद हो रही होगी तो सबसे लास्ट में कंपनी इनका पैसा वापस करेगी। अगर कंपनी के पास पैसा बचेगा तो इसका मतलब क्या है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इज डन एट द लास्ट। तो इक्विटी शेयर्स की बात समझ में आ रही है। इनको ऑर्डिनरी शेयर्स ही बोलते हैं। इनके पास वोटिंग राइट्स होता है
लेकिन इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है और इनका कैपिटल का पैसा सबसे आखिर में वापस किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं इनके फीचर्स के थ्रू। अब ये फीचर्स तुम जान जाओगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, मैंने हाईलाइट करके आपके लिए पहले से रखा हुआ है। सबसे पहला, इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मतलब अगर कभी भी कंपनी सबसे पहले कोई शेयर्स इशू करेगी तो वो होगा इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर से पहले, प्रेफरेंस शेयर से पहले कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू करेगी। दीज शेयर्स कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मैंने बताया आपको, इनको प्रॉफिट के हिस्से पर किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं मिल सकता। तीसरी बात, डिविडेंड इज पेबल ओनली आफ्टर इट इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय कर लेंगे उसी के बाद इनको डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड अप्रूव्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो एनुअल जनरल मीटिंग को हम लोग एजीएम भी बोलते हैं। एजीएम में डिसाइड होता है कि कितना डिविडेंड देना है टू द शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल इज रीपेड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी कभी बंद हो रही होगी, कभी कंपनी का क्लोजर हो रहा होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा सबसे आखिर में वापस किया जाने वाला है। अगली बात क्या लिखी है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट, होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स जनरली एंजॉय वोटिंग राइट्स। एक तरह से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू द रेसिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अगर सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद, डिबेंचर्स को इंटरेस्ट देने के बाद, सारी पेमेंट करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट में शेयर इनको इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं और इसलिए इसको सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स पर। बेटा जब भी आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो इसमें हर एक मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को ना दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। जैसे हमने इक्विटी शेयर शुरू किया तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विटी शेयर्स के एडवांटेजेस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पढ़ते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। भाई कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स इशू करना काय के लिए फायदेमंद है? सबसे पहला क्या है? नो बर्डन ऑन अर्निंग। भाई बात समझना, पहली बात तो ये नोट्स आपके लिए बड़े क्रूशियल है, मैं लिख कर दे रहा हूं, आप डाउनलोड कर लो, यही लिख कर आ जाओगे, पेपर में नंबर मिल जाएंगे। लेकिन समझने के लिए भी बात है, नो बर्डन ऑन अर्निंग का मतलब क्या है? अगर मेरे पास पैसे होंगे, अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो इक्विटी शेयर्स को पैसा देंगे, नहीं तो बाबा कुछ भी नहीं देना इनको। सबसे बढ़िया पैसा, सुकून का पैसा। बात समझ में आ रही है? तो नो बर्डन ऑफ अर्निंग समझ में आया। इक्विटी शेयर्स इंपोज नो बर्डन ऑन द कंपनीज रिसोर्स बिकॉज dividend on such shares is payable only at the discretion of the management subject to the availability of adequate profits। अगर सही सही प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं है तो बोल देंगे टीली लीली, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या? एक बार अगर पैसा ले लिया तो सिर्फ वाइंडिंग अप के समय ही पैसा वापस करेंगे, वरना ये पैसा मेरा है मालिक, ये मेरा पैसा है, कभी भी वापस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी बर्डन नहीं है इसके ऊपर। ये एडवांटेज है कंपनी को। बात समझ में आ रही है? तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा पाड़िया? उजरा देखो, तीसरा पॉइंट है नो चार्ज ऑन एसेट। नो चार्ज ऑन एसेट का मतलब क्या है? देखो भाई, अगर तुम बैंक से कभी भी कुछ भी लोन लेने जाओगे तो बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है ना? तो गिरवी रखने को बोलते हैं क्रिएटिंग चार्ज ऑन योर एसेट। अब जब हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर रहे हैं तो हमें किसी भी एसेट को गिरवी रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये लोन नहीं है मालिक, ये तो पैसा है, परमानेंट कैपिटल। अगला क्या है? सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या है भाई? आपने जब शेयर्स इशू किए हैं तो आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, जो आपकी क्रेडिट लिमिट है, वो कहीं से भी कम नहीं होती दिखेगी। मतलब आप जितना मर्जी चाहे आप लोन ले सकते हैं, तो जो आपका क्रेडिट जितना जनरेट कर सकते थे उतना अभी भी जनरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अ कंपनी विद सब्सटैंशियल इक्विटी कैपिटल कमांड्स प्रेस्टीज इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट। इट्स एबिलिटी टू बोरो इज हाई ड्यू टू हाई क्रेडिट वर्दीनेस। तो आप ज्यादा लोन ले सकते हो बिकॉज आपने लोन की लिमिट कम नहीं की है, आपने शेयर्स के थ्रू पैसा रेज किया है। अगला क्या होता है? स्मॉल नॉमिनल वैल्यू। अब तो देखा होगा ना कि शेयर्स बड़े छोटे छोटे प्राइस में आते हैं। 500 रुपए का एक शेयर मिलता है टाटा का, टाटा मोटर्स का। इसी तरह किसी का शेयर 20 रुपए का है, 25 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 का, 2000 का, 3000 का।
तो शेयर्स आर इशूड एट अ नॉमिनल वैल्यू, तो जिसमें आम जनता जो होती है, जनरल पब्लिक जो होती है, वो भी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये जो मैंने एडवांटेजेस पढ़ाए आपको, ये थे कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या फायदे हैं भाई? कंपनी को ही सारा फायदा होगा क्या भाई? मालिक क्या कहना चाहते हो? इन्वेस्टर को भी तो कोई फायदा होना चाहिए। आओ देखते हैं इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा, वोटिंग राइट मिलता है। आप बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वोटिंग राइट सबसे पहली चीज। और दूसरा बात क्या होता है, जैसे मैंने यहां पे लिखा ना, पहला फंक्शन क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वोटिंग राइट्स। द लायबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स इज लिमिटेड। अब जो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। जितना पैसा कंपनी में लगाया है, मैक्सिमम उतने की ही लायबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कंपनी ने कुछ खराब कर दिया तो तुम्हारा घर जाएगा, नहीं जाएगा तुम्हारा घर। जितना पैसा लगाया उतना ही डूब सकता है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी होने वाली है। अगला क्या है, जनरली रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी वेरी हाई। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, उनको कंपैरेटिवली, क्योंकि ज्यादा रिस्क बियर करते हैं, तो ज्यादा डिविडेंड मिलने के भी चांसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है हमारी सीबी गुप्ता किताब में भी, एग्जांपल यही लिखा हुआ है। जैसे हीरो होंडा ने क्या किया ना, 900% का डिविडेंड दिया था ऑन इक्विटी शेयर्स इन द ईयर 2022-23। 900%, 100 रुपए लगाए, 900 रुपए हो गए भाई साहब डिविडेंड में, वो भी वाह भाई वाह। इक्विटी शेयर्स हैव प्रीएम्प्टिव राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। ये प्रीएम्प्टिव राइट क्या होता है भाई? देखो, कंपनी हम कोई एक बार तो शेयर्स इशू करती नहीं है, कंपनी बार बार शेयर्स इशू करती है। तो क्या करती है ना, जब कंपनी कभी भी नए शेयर्स मार्केट में इशू करने वाली होती है, तो वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछ लेती है, सर हम लोग नए शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे पुराने शेयर होल्डर्स हैं, क्या आप हमारे नए शेयर्स लेना चाहेंगे? तो मतलब आपके पास राइट होता है कि बिफोर दीज शेयर्स आर इशू टू द जनरल पब्लिक, कंपनी विल आस्क यू टू बाय दीज शेयर्स। इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट होना। बात समझ में आ रही है? और सच शेयर्स को हम लोग राइट शेयर्स भी कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ने भी जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में इंक्रीज मैनी फोल्ड टाइम्स ड्यूरिंग बूम एंड प्रॉस्पेरिटी। भाई हकीकत की बात है क्या, कोई भी इक्विटी शेयर से पैसा ना डिविडेंड डालने के लिए नहीं लगाता है। सब जो भी इक्विटी शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, वो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए लगा रहे हैं। भाई मैंने कोई 10 रुपए का शेयर खरीदा, मैं चाहता हूं वो 100 रुपए का हो जाए, तो मेरा जो कैपिटल अप्रिसिएशन होगा वो 10x हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। तो कैपिटल अप्रिसिएशन के जो चांसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स के अंदर होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड रिसीव्ड बाय द कंपनी। एक और अच्छी बात है, अगर किसी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल रहा है, तो उस डिविडेंड पर किसी भी तरह का शेयर टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब हम लोगों ने निर्मला सीतारमन जी को स्किप कर दिया। वाह क्या बात है, ठीक है ना? सर कुछ भी मत बोला करो, यूट्यूब का वीडियो है, किसी के पास चला गया ना तो लेने के देने हो जाएंगे सर। ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हर चीज के फायदे नहीं, तो हर चीज के अगर फायदे नहीं तो कुछ नुकसान तो होंगे ही होंगे, ये हम कहना चाहते हैं। भाई हर चीज का कोई 100% फायदा थोड़ा ना हो सकता है। आओ जरा देखते हैं सबसे पहला पॉइंट कि डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, वो भी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है। आओ जरा देखा जाए। डिसएडवांटेज का मतलब क्या है भैया? क्या मतलब, जैसे बोलते नहीं कि फायदे हो रहे, तो नुकसान क्या है इक्विटी शेयर से पैसा रेज करते के समय? चलो देखते हैं। चलो भैया देखते हैं अपन लोग डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से है मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल। भाई देखो, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। अभी क्या हो गया, जैसे आपने इक्विटी शेयर इशू किए, तो वो शेयर होल्डर ना आपके बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। तो होता क्या है, जो आपने बिजनेस स्टैब्लिश किया, जिसका कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में था, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से कई बार डिस्टर्बेंस होती है डिसीजन मेकिंग में, तो मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। दूसरा है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है? कई बार जितना पैसों की हमें जरूरत है, हम उससे ज्यादा रेज कर लेते हैं, और वो आइडल फंड हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जिनके ऊपर हमें ज्यादा रिटर्न देना था अपने शेयर होल्डर्स को, उतना रिटर्न हम उनको नहीं दे पाते हैं। तीसरी बात है नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं वैसे तो, ठीक है ना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि हम कितना डेट यूज कर रहे हैं, कितना ओन्ड फंड यूज कर रहे हैं
इन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। इसको फाइनेंशियल लेवरेज भी कहा जाता है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया मैंने। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता बिकॉज ऑलरेडी आपने इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर रखा है। आगे बात करते हैं, इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस का मतलब क्या है कि इक्विटी शेयर से पैसा रेस करते समय बड़ा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत ही लीगैलिटी होती है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में पैसा बहुत खर्चा होता है, इसीलिए इसको कॉस्टली प्रोसेस बोलते हैं। अगला क्या है, इनफ्लेक्सिबल। देखो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, अगर मैंने किसी से पैसा लिया जब मुझे जरूरत थी, जब मेरे पास पैसा आ गया मैंने उसके मुंह पे मार दिया पैसा, वापस लेके जाओ। लेकिन शेयर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने इक्विटी शेयर से पैसा ले लिया, अब आप उसको जिंदगी भर वापस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसीलिए इसको बोला था ये परमानेंट कैपिटल है। तो ये इनफ्लेक्सिबल सोर्स है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया भाई। बात समझ में आई सभी लोग को? अब जरा डिसएडवांटेज देखते हैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो भाई, पहला पॉइंट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, अब तो मैं बताने आ रहा हूं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट है परपीचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू। भाई कहने को तो वोटिंग राइट्स मिलती है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही मैक्सिमम कंट्रोल होता है। कहने के लिए वोटिंग राइट्स है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में उसका कोई भी यूज नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं इट इज अ परपीचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय फ्यू। कुछ ही लोग संभाल रहे होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के हाथ में कुछ होता नहीं है, बस एक झुंझुना है, दे दिया आपको, भाई बजाते रहो। अगली बात, हाई रिस्क। आपने पैसा डाला है, अब बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, अगर बिजनेस डूबा तो भाई आपका पैसा पूरा चले जाने वाला है और आपका कोई भी रिकवरी नहीं, कुछ भी आप क्लेम नहीं कर सकते। तीसरी बात, अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन। अब भाई कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ किसने किसने बच्चों ने स्कैम 1992 देखा था और हर्षद मेहता उनका हीरो बन गया था। वो एसीसी का शेयर याद है, वो अनहेल्दी स्पेकुलेशन का परफेक्ट एग्जांपल है। 300 रुपए का शेयर्स को वो 9,000 रुपए तक लेकर चला गया था मेहता जी। तो क्या कर रहे, अनहेल्दी स्पेकुलेशन होता है जिसमें लॉस सिर्फ और सिर्फ कॉमन इन्वेस्टर का होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बात समझ में आया? तो भाई ये चैप्टर शुरू ही हुआ है, अभी कुछ कह नहीं सकते। खैर आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ हम अपनी पढ़ाई को लेकर जाने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप तुम्हें अभी तक यहां तक बातें समझ में आ रही है ना यार? चलें बढ़े, चलो बढ़ते हैं। चलो भैया, ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या है आओ जरा देखा जाए। नाम में ही प्रेफरेंस लिखा हुआ है। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कुछ तो इनको एडेड एडवांटेज मिलेगा एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। एक एक करके पहले जान लेते हैं। वैसे मैं बताता हूं कि इनको मिलता है प्रेफरेंशियल राइट्स, मतलब अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट बचा तो उस पर ये अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रेफरेंस शेयर्स पड़ा गया है। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच कैरी सर्टेन प्रिविलेजेस और प्रेफरेंशियल राइट्स बोथ रिगार्डिंग द डिविडेंड एंड रिटर्न ऑन द कैपिटल। अब देखो क्या, डिविडेंड पर तो ये बचे हुए प्रॉफिट पर तो ये अपना हिस्सा क्लेम कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अगर पैसे वापस किए जा रहे होंगे इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप तो इनका पैसा इक्विटी शेयर से पहले वापस किया जाएगा। तो ये दो प्रेफरेंस इनको मिलती है, इसीलिए इनको प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। बच्चा बात समझ में आया? अगला, फर्स्ट, डिविडेंड एट फिक्स रेट मस्ट बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। अब जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका रेट ऑफ डिविडेंड पहले से ही फिक्स होता है कि प्रॉफिट पे 10% का हिस्सा प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, 12% का हिस्सा प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, तो पहले से ही तय है। और इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देना पड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप इनका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वापस किया जाएगा। आई होप तुमको ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब आते हैं इनके टाइप्स के ऊपर। टाइप देखोगे तो तुम्हें और मजा आएगा। पहला ही टाइप है हमारे सामने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात सुनना, ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगले साल ऐड हो जाएगा, अगले साल भी नहीं मिला तो वो अगले साल ऐड हो जाएगा। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड 1, 2, 3, 4 साल नहीं मिल रहा है तो पिछले साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में ऐड होकर पेबल बनने वाला है, इसलिए इनको क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। लेकिन जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर उनको डिविडेंड नहीं मिला तो वो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है, वो लैप्स हो गया, इसीलिए उनको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। एकदम बात समझ में आ रही? क्यूमुलेटिव क्या है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे नहीं हुआ तो अगले साल वो ऐड होता चला जाएगा, और नॉन क्यूमुलेटिव पर ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आई?
आगे बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का अब मैंने देखा कई बार जब मैं बोर्ड की कॉपी चेक करता था तो मैंने देखा था अगर बच्चों से बोलो पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं तो बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो बिजनेस में रोजमर्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो बचे हुए सरप्लस प्रॉफिट पर अपना हिस्सा क्लेम करते हैं। बात तुम्हें समझ में आई। और नॉन पार्टिसिपेटिंग अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते। लिखा है यहां पे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स गिव द होल्डर राइट ऑफ द शेयर्स इन द प्रॉफिट्स left after the payment of dividend to preference shares and equity shareholders. Holders of participating preference shares are entitled to participate in the surplus profit. बचे हुए प्रॉफिट पर अपना हिस्सा क्लेम कर सकते हैं, इसलिए इनको पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। और जो सरप्लस प्रॉफिट पर अपना हिस्सा क्लेम नहीं कर सकते हैं उनको हम नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। अगला होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है जो आफ्टर सम टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जाएंगे, उनको बोलते हैं हम लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। वो शेयर होल्डर्स जो आफ्टर सम टाइम पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किए जाएंगे उनको हम लोग नॉन कन्वर्टेबल बोलेंगे। सेम बट डिफरेंट यार। मजा आ रही कि नहीं आ रही? एकदम सिंपल सिंपल है ना भाई। नोट्स जरूर डाउनलोड करना, बाद में मत बोलना बताया नहीं। आपके लिए लिखा है, मेरे पढ़ने के लिए नहीं लिखा है। मुझे पता है इसका क्या लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, रीडिंग पर कम। आते हैं अगले पे, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ना, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जिनका पैसा वापस कर देती है कंपनी, उन्हें बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मान लो कंपनी ने इश्यू करते समय बोला कि आपका पैसा 10 साल बाद वापस कर दिया जाएगा, तो 10 साल के बाद ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उसका पैसा कंपनी वापस कर देती है, उसको बोलेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिनका पैसा कंपनी कभी भी वापस नहीं करेगी। कब करेगी? जब इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप हो रहा होगा, मतलब जब बिजनेस बंद हो रहा होगा तभी पैसा वापस किया जाएगा, उसे बोलेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या क्लियर है? सब बच्चों को बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मौत की कहानी मेरी जुबानी। आओ समझते हैं कि ये एडवांटेजेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या होने जा रहे हैं। भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर है भाई, मैं बता तो रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा तो वैसे कि 2 ही पार्ट में तुम्हें करा दूं, लेकिन मुझे लग नहीं पा रहा है कि ये 2 पार्ट में होगा, बिकॉज इतना कंफ्यूजिंग भी तो है। बच्चे को हर टॉपिक के अंदर भी तो प्रिपेयर करना होगा, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट। खैर कोई बात नहीं, जितना हो पाता है, जितना अच्छे से मन करेगा आधे घंटे के अंदर पढ़ने का, वो सब पढ़ डालेंगे अपन, ठीक है ना। आते हैं सबसे पहला कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला होता है अपील टू कॉशियस इन्वेस्टर्स। अरे वो इन्वेस्टर्स होते हैं ना जो हमेशा रिस्क नहीं ले सकते, उनको चाहिए कि मेरे को कम रिस्क मिले, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए वोटिंग राइट्स, मैं लेकिन इतना रिस्क नहीं ले सकता, मेरे को दिल में धक धक होती है यार, मैं नहीं ले सकता इतना रिस्क। तो उनके लिए प्रेफरेंस शेयर्स एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। दूसरा, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स। भाई कंपनी के पास पैसे होंगे, प्रॉफिट होगा, तभी प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर नहीं प्रॉफिट है, नहीं पैसे हैं, तो कोई भी डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। बढ़िया बढ़िया है ये बात, पैसा होगा तो देंगे, नहीं तो नमस्ते ताऊ जी, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अगला क्या है? नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। इक्विटी शेयर्स तो रोज बिजनेस में हमें पोक करता है, अरे क्या कर रहे हो, कौन सा डिसीजन ले रहे हो, कैसे सामान बना रहे हो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर तो एकदम चिल बैठते हैं, अरे आपको जो मर्जी है करो, बस मुझे बढ़िया बढ़िया डिविडेंड देते चले जाओ, ठीक है ना। तो नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। और अगला लिखा है नो चार्ज ऑन एसेट। कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते समय, तो मतलब एसेट भी मेरे फ्री रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर को क्या एडवांटेज है? सबसे पहला, रेगुलर एंड स्टेबल डिविडेंड। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मस्त मस्त डिविडेंड मिलता रहेगा। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है लेस रिस्क इन्वॉल्व एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। कम रिस्की है, दिल में दर्द कम होगा। तीसरी बात क्या है? आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर्स को उनका पैसा वापस मिल सकता है, जो कि इक्विटी शेयर के केस में नहीं होता है मालिक। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर मान लो किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगले साल मिल जाएगा, और अगले साल नहीं मिला तो उसके अगले साल मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को ये फायदा है। अब आते हैं नुकसान पढ़ने के लिए, ये डिसएडवांटेज क्या है। अगेन डिसएडवांटेज आता है सबसे पहला कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इट्स अ कॉस्टली सोर्स। काय को शेयर्स इशू करते समय बहुत डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, तो उसमें पैसा बहुत खर्चा होता है। दूसरा, परमानेंट बर्डन। भाई आप जब आप इनका ये क्या बोलते हैं ना
कि आपको हमेशा प्रॉफिट पर इनको हिस्सा देना ही देना पड़ जाएगा यार, ठीक है ना। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज टू बी पेड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर्स। व्हेन कंपनी इनकर लॉस द बर्डन ऑफ डिविडेंड इज हाई, स्पेशली इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। बात समझ में आ रही है? अगर प्रॉफिट कमा रहे हो आपको डिविडेंड देना ही देना है यार, और वो भी एट अ फिक्स्ड रेट देना है, इसलिए बोलते हैं उसको परमानेंट बर्डन। तीसरा, लीगल फॉर्मेलिटीज, इतना पेपर वर्क करना होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते समय तुम बच्चे रहोगे और जब प्रेफरेंस शेयर से पैसा आएगा तुम्हारा देहांत हो चुका होगा। इतना लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। मैं मजाक कर रहा हूं सर। आगे बढ़ते हैं, लो अपील। यार प्रेफरेंस शेयर्स में ना कभी भी कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं होता, सिर्फ डिविडेंड मिलता है। तो जो एक्चुअल इन्वेस्टर है उसको प्रेफरेंस शेयर्स चूरन लगता है, कहता है कि काय को हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा, बकवास चीज है ये। तो इट जनरली डज नॉट अपील टू मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, इसी के डिसएडवांटेज पर। अब वो भी पढ़ेंगे हम लोग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला, लैक ऑफ वोटिंग राइट्स। यहां पर आप बिजनेस में रोज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, बस आपके पास प्रेफरेंशियल राइट्स रहते हैं इन द सरप्लस डिविडेंड। अगला क्या है, फियर ऑफ बीइंग शोन द डोर। इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास जब भी पैसा आया, कंपनी तुमको पैसा देकर चलता बना करेगी। कहिए भैया बहुत अच्छा लगा आपने हमें पैसा दिया हमारी मुसीबत के समय, आज हमारा समय अच्छा हो गया है, आपके लिए आपके तरफ मेरी तरफ से ना है, आप मुंबई नहीं आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? जब कंपनी के पास पैसा होगा आपको दरवाजा दिखाकर वापस भेज दिया जाएगा कि भैया लो अब पैसा पकड़ो निकल लो यहां से। अगली बात क्या है, नो कैपिटल अप्रिसिएशन। ये मैंने आपको बात बता दिया, यहां पर कभी भी आपका शेयर्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करती है, सेम ही रहती है। और नो गारंटी ऑफ डिविडेंड, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी पैसा देगी, नहीं तो जयराम जी की कौन से पैसे, हम कहां जानते हैं, हम आपके हैं कौन सर। सब बच्चों को यहां तक बात समझ में आई है? तो हमने खत्म कराया आज के वीडियो में इक्विटी शेयर्स क्या होता है मेरी जान, और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के मैंने टाइप्स भी बताया और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताए कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तुम्हें यहां तक का वीडियो बहुत पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ में अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। ये कर्तव्य नहीं जिम्मेदारी है तुम्हारी। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। इसमें लग सकता है 2 से 3 पार्ट या 4 पार्ट भी इस चैप्टर के मिल सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ह्यूज चैप्टर। चलो भाई, wish you all the best. See you tomorrow. Bye bye. Take care.